Hello everybody. Let's continue with our discussion of the finite potential square well. Last वीडियो में हमने इसके आइगन फंक्शंस मोर और लेस ऑब्टेन कर लिए हैं. ओके, द सॉल्यूशंस फॉल इनटू टू क्लासेस. इवन और ऑड टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. इवन सॉल्यूशंस इस नेचर के, ऑड सॉल्यूशंस बेसिकली साइन और कोसाइंस हैं इनसाइड दी वेल, और उससे बाहर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शंस हैं, नथिंग मोर देन दैट. ओके, और एक प्रिसाइज वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास अभी कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस, वो जो बचे हुए कॉन्स्टेंट्स हैं उनको रिलेट करेगी. नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे. बट अब ये जो हमें कंडीशंस मिली थी, जहाँ से बेसिकली हमने स्टार्ट किया था कि ये दो इनकम्पैटिबल कंडीशंस हैं, उनको यूज़ करके हम एनर्जी वैल्यूज़, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करते हैं. अब एनर्जी आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो ये हैं. इवन सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन है k tan k इक्वल टू कापा, एंड ऑड के लिए k cot k इक्वल टू माइनस कापा, वेयर k इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2m e बाई h क्रॉस स्क्वायर एंड कापा इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई h क्रॉस स्क्वायर. वी नॉट माइनस ई. वी नॉट हमारे पोटेंशियल की बैरियर की हाइट है, नॉट द बैरियर, वेल की हाइट है. ओके, अच्छा, ये दोनों इक्वेशंस एक साथ यूज़ नहीं करनी है, हो भी नहीं सकती है, वो हम देख चुके थे. दीज आर इनकम्पैटिबल. लेकिन के और कापा के बीच एक और रिलेशन है, एक और रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो सिंपली यहाँ से निकल जाता है. अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करें तो ये 2me वाला फैक्टर यहाँ प्लस साइन के साथ है, यहाँ माइनस साइन के साथ है, सो दैट कैंसल्स आउट, और आपके पास बचता है सिंपली 2mv0 बाई h क्रॉस स्क्वायर. ओके, के स्क्वायर प्लस कापा स्क्वायर. ये सारी चीज़ कांस्टेंट है. इनफैक्ट ये हमारे वेल के पैरामीटर्स ही हैं. v0 m को भी मैं वेल का ही पैरामीटर कह रहा हूँ. ओके, सो दिस. लेकिन अब यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हम डायमेंशनलेस पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं. डायमेंशनलेस पैरामीटर मैंने जो के और कापा के बजाय हम दो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जाई एंड ईटा, और दे आर डिफाइंड बाई, दोनों को ए से मल्टीप्लाई करते हैं. के टाइम्स ए हैज़ बिन डिफाइंड एज जाई एंड कापा टाइम्स ए हैज़ बिन डिफाइंड एज ईटा. ओके, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स एक्चुअली यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं. खासकर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पे जाते हैं तो डायमेंशनलेस पैरामीटर्स आर ऑलवेज यूजफुल. ओके, सिंपली मैं इतना कहूँगा यहाँ पे से आप डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऐसी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं जिनकी डायमेंशन है. तो से आप मेजरमेंट लेंथ का कर रहे हैं तो 3 मीटर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 3 सेंटीमीटर. डिपेंडिंग ऑन आप वो डायमेंशन वाली जो क्वांटिटी है उसके कौन सी यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, वो 3 का अलग मीनिंग हो जाता है. बट अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है तो वो हर उसमें, चाहे आप किसी भी मेजरमेंट सिस्टम को उस समय यूज़ कर रहे हो, उसकी वैल्यू सेम रहेगी. सो दीज क्वांटिटी आर यूजफुल. लेकिन यहाँ पे आप इसे दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं. क्यों मैं वेरिएबल के ए यूज़ करना चाह रहा हूँ. इस इक्वेशन को देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो के ए टैन भी के ए का और कापा ए, और यहाँ भी के ए कॉट के ए और कापा ए. तो के ए और कापा ए को अगर हम अपने वेरिएबल्स ले लें तो ये इक्वेशन सिंपली जाई और ईटा के टर्म्स में इस तरह से आ जाती है. जाई टेन जाई इक्वल टू ईटा एंड जाई कॉट जाई इक्वल टू माइनस ईटा. एंड नहीं बोलना चाहिए, बल्कि और ये केस होगा या ये केस होगा. इवन सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन, ऑड के लिए ये. लेकिन अब ये जो रिलेशन हमें मिला था के स्क्वायर प्लस कापा स्क्वायर, इसको भी आप ए स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम्स जाई स्क्वायर, दिस बिकम्स ईटा स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर का एक फैक्टर और आ गया दिस. ओके, मैं अभी इस फैक्टर को आर स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि दिस ओवरऑल इज सम कांस्टेंट अगेन डिटरमिन्ड बाय माय वेल पैरामीटर्स. वेल के पैरामीटर्स के हिसाब से इस फैक्टर की एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, और वो उसको मैं लिख देता हूँ किसी क्वांटिटी आर का वो स्क्वायर है से. ओके, ये आगे अभी हम यूज़ करेंगे. इसलिए एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखें, क्योंकि के और कापा बाय डेफिनेशन पॉजिटिव हैं, तो जाई और ईटा जो हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस नंबर्स निकलेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव होंगे हमेशा, क्योंकि ए पॉजिटिव और के और कापा बाय डेफिनेशन आर पॉजिटिव. ओके, सो बियर दिस इन माइंड. ओके, तो अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे. इन इक्वेशंस का एनालिटिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. इनका सॉल्यूशंस आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो आप अलग अलग टेक्निक ट्राई कर सकते हैं. ओके, अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं. वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड इज़ द ग्राफिकल वे. आप ग्राफिकली अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहें, जब मैं इन इक्वेशंस को कह रहा हूँ मतलब इसके साथ जाई टेन जाई इक्वल टू ईटा के साथ जाई स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या जाई कॉट जाई इक्वल टू माइनस ईटा के साथ ये. ओके, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है, इनमें से एक इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन. ओके, तो इनको सॉल्व करने से पहले जब आपको पता है ग्राफिकली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो आप दोनों इक्वेशंस को प्लॉट कीजिए, और फिर उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं वो आपके सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि वो दोनों कर्व्स पे लाई करते हैं. तो वही हमने करना है. तो यहाँ हम दोनों सेट ऑफ कर्व्स, ये और ये, इनको एक साथ प्लॉट करेंगे. इस वाले को तब देखेंगे, इन दोनों सेट ऑफ कर्व्स को एक साथ प्लॉट करेंगे. तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा क्रैमिंग भी कर सकते हैं, करते हैं एग्जाम पर्पज़ के लिए आप क्रैमिंग करते हैं. बट थोड़ा सी अगर आपको जो नॉलेज जो पहले से है उसको आप थोड़ा उसकी तरह इस्तेमाल करें तो आपके
क्रैमिंग की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी भी तो वो ईजी हो जाएगी। लेट मी से इट दिस वे। तो अभी आप ये सोचिए, माना आपको ईटा इक्वल टू टेन जाई प्लॉट करना होता, ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ जाई आप थीटा के टर्म में सोच लें अभी। अच्छा, टेन थीटा प्लॉट करना है, तो टेन थीटा आप कैसे प्लॉट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्सिस जो है से थीटा माने इसे, ये जो एक्सिस है यहाँ पे वैल्यू 0, π/2, पाई 3π/2, ये मैंने इक्वल डिस्टेंस π/2 पे पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। तो टेन थीटा आपको पता है 0 पे 0 होता है, देन इट ग्रेजुअली राइजेज, और फिर बाद में बहुत रैपिडली राइज करता है, और जब π/2 होते होते वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। तो जो कर्व है टेन का, मैं अभी केवल 0 से π/2 रेंज के बीच में बात कर रहा हूँ, टेन का जो कर्व है वो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। मेरे को एग्जैक्ट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बट इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, 0 पे 0 और ये, एंड देन इट राइजेज, एंड ये इन्फिनिटी को, इस लाइन को एसिम्प्टोटिकली टच करके अचीव करेगा। ओके, और अगर आप नेगेटिव रीजन में भी इसको प्लॉट करते तो एक्चुअली ये कर्व पीछे की तरफ इस तरह का होता है। टेन फंक्शन आप जानते हैं ऑड फंक्शन होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो वहीं से अगर आपको यहाँ इस सेगमेंट में इसका बिहेवियर पता है, तो इससे पिछले सेगमेंट में इसका बिहेवियर इस तरह से है। आप इसे सोचिए, -π/2 पे इसकी वैल्यू इतनी होती है, फिर ये डिक्रीज हुई, 0 आते आते वैल्यू भी 0 हो गई, फिर वैल्यू इंक्रीज हुई, और π/2 होते होते वैल्यू दिस। लेकिन π/2 के बाद अगर आप क्वाड्रेंट्स के टर्म में बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट से जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो tan सडनली नेगेटिव हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो उनका रेशियो tan पॉजिटिव। लेकिन अगले क्वाड्रेंट में जाके कॉस तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन साइन नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे ही साइन आपका नॉट साइन नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव होता है, लेट मी, आई गॉट अ बिट कंफ्यूज्ड दिस, बट वन ऑफ देम बिकम्स, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है इस समय, वन ऑफ देम बिकम्स नेगेटिव, तो टेन थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। तो π/2 से आगे जो वैल्यूज़ हैं टेन की, अभी आप केवल इस ब्लैक लाइन पे कंसिडर कीजिए, ये टेन का ग्राफ 0 से π/2 तक, और π/2 से आगे उसका ग्राफ ये होता है, वो अब माइनस इन्फिनिटी साइड से अप्रोच करता है, माइनस इन्फिनिटी से अप्रोच करता है ये, और फिर पाई पे फिर से वैल्यू 0, और फिर से उसकी इसी के बिल्कुल सेम साइकिल रिपीट होती है। ओके, रिपीटेटिव कर्व है, क्योंकि साइन और कॉस का रेशियो और साइन और कॉस की साइकिल होती है, तो टेन की भी एक साइकिल डिसाइड होती है। तो टेन, ये पैटर्न, जो ब्लैक कर्व्स हैं ये टेन के कर्व्स हैं, ये टेन के, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये दिस। अच्छा, अब अगर आप कॉट की वैल्यू देखें, अगेन 0 से π/2 में कॉट की वैल्यू, कॉट क्या होता है, इन्फिनिटी पे शुरू होता है, 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और फिर डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं π/2 इंटरवल की ओर, और π/2 तक जाते आते वैल्यू 0 हो जाती है, 1/10 के बराबर है। तो अगर मैं कॉट का ग्राफ बना रहा होता, तो कॉट का ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का बनता, यहाँ से शुरू होता, यहाँ, पर मैंने कॉट की लाइन्स एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि हमारी इस इक्वेशन में जो बाद में आएगा, कॉट, अगर मैं ईटा को लिखूँ इस साइड माइनस आएगा। अभी मैं जाई का रूल नहीं बता रहा हूँ, तो हम माइनस कॉट जाई के ग्राफ को देखें, तो माइनस कॉट जाई का ग्राफ जो है वो माइनस कैसे होगा, किसी फंक्शन का ग्राफ माइनस कैसे ड्रॉ करेंगे, जितनी वो वैल्यू प्लस थी उतनी माइनस में ले लो, तो जो ये प्लस इन्फिनिटी पे शुरू हो रहा था अब ये माइनस इन्फिनिटी पे शुरू होगा, और फिर नेगेटिव साइड में वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, 0 की तरफ आ रहे हैं, और फिर 0 अप्रोच किया, और फिर ये। तो कॉट का अगर आप ग्राफ देखें, माइनस कॉट का, ये जो टेन का ग्राफ है इसके पैरेलल रन हो रहा है। पैरेलल मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इसको 0 पे कट करता है, π/2 पर, अदरवाइज ये पैरेललिज्म आपको इस सेंस में दिख रहा है। ओके, पैरेलल का मेरा ये सेंस है। तो और फिर टेन की अगली ब्रांच यहाँ, ओके, अगर आप इसे सॉरी कॉट की अगली ब्रांच, इसको आप टेन वाली ब्रांच से कंपेयर कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी शुरू हुआ, π/2 पे 0 हुआ, फिर पाई तक पहुँचते पहुँचते एसिम्प्टोटिकली इन्फिनिटी हो गया, और फिर ये कर्व माइनस इन्फिनिटी से लौटेगा, माइनस इन्फिनिटी से और 3π/2। तो जो सेट ऑफ कर्व्स हैं, अगर टेन और माइनस कॉट को एक साथ देखें, तो वो सिंपली वो कर्व्स इस प्रकार के हैं आपके, ये टेन का कर्व 0 को क्रॉस करते हुए और π/2 तक एसिम्प्टोटिक हो गया। अगला वाला कर्व पीछे से यहाँ से आया, और वो π/2 पे इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को, और वो पाई पे जाते जाते एसिम्प्टोटिक हो गया। तो सिंपली, और आपको तो इन कर्व्स के पूरे पार्ट की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली हमने ये कहा है कि हमारे जो जाई और ईटा वेरिएबल्स हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। तो जाई और ईटा, अगर ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जाई और ईटा हैं, तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको इनका ये पार्ट भी नहीं चाहिए। ओके, तो रिमेंबर दिस। अब हम अपने एक्चुअल फंक्शन पे चलते हैं। हमारा एक्चुअल फंक्शन टेन जाई और माइनस कॉट जाई नहीं है, उसके साथ एक जाई का फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है। ओके, जाई मतलब आप जो एक्स के अलॉन्ग हमारा वेरिएबल है, अगर आप इसे वाई और एक्स में सोचें, वाई बराबर एक्स टेन एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स कॉट एक्स, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो अब एक्स के मल्टीप्लिकेशन का फर्क क्या होगा, एक्स की जितनी वैल्यू जहाँ पे होगी वो उतने फंक्शन की वैल्यू को वहाँ पे उतना इंक्रीज कर देगा। से यहाँ पे कहीं पे बीच में x की वैल्यू से यहाँ पे कहीं 2 या 3 है, इधर आगे कहीं होगी 2 या 3, तो वो फंक्शन उतना ऊपर हो जाएगा। बट जो जनरल शेप ऑफ कर्व है वो वैसी रहेगी, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कम है
तो वो नंबर से मल्टीप्लाई होकर भी कम ही रहेगी, और जहाँ वैल्यू ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा हो जाएगी। आगे जाते जाते एक्स बढ़ रहा है, जाई बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग पॉइंट पे असर अलग अलग हुआ, पर जो जनरल शेप है रफली आप उसे ऐसे ही दिखा सकते हैं। आप बुक्स में देख सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम से आप प्लॉट करें तो आपको और एग्जैक्ट बिहेवियर मिल जाएगा, बट उतने उसमें जाने के लिए हम वैसे भी यहाँ पे क्वालिटेटिव ही एनालिसिस कर रहे हैं अभी भी। तो ये जो वेरियस कर्व्स हैं, अब मैंने इनको केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे प्लॉट किया है। ये 0 है, ये π/2 है, पाई है, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। ये हल्की सी रेड लाइन्स अगर आपको दिख रही होंगी, ये स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू दोज पॉइंट्स हैं। और ये जो कर्व्स हैं, ये पहला कर्व है जाई टेन जाई इक्वल टू ईटा का, ईटा इक्वल टू जाई टेन जाई का, और ये उसी की, ये दूसरी ब्लैक लाइन उसी की दूसरी ब्रांच है, ये उसी फंक्शन का कर्व चल रहा है। ये फंक्शन फिर नेगेटिव साइड से आ रहा होगा, पर मुझे नीचे के पार्ट में इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इस फंक्शन का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व है ये भी उसी का है, और ये भी उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है, और ये भी उसी का, तो ये पूरा मिला के जाई टेन जाई का कर्व है। और ईटा इक्वल टू माइनस जाई कॉट जाई के कर्व्स, ये जो मैंने ब्लू लाइन्स प्लॉट किए हैं, दीज ब्लू लाइन्स एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो है कर्व्स इस तरीके के हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, अच्छा, तो हमारे पास ये तो प्लॉट हो गए, ब्लैक वाली लाइन्स इवन सॉल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग है, जो ब्लू वाली लाइन्स हैं ऑड्स के करस्पॉन्डिंग है। ओके, तो अब इंटरसेक्शन इनका इसके साथ देखना है। अब इस इक्वेशन को देखें, जाई और ईटा आपके एक्स वाई की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, लेकिन सर्किल केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सर्किल ड्रॉ करना तो बड़ा आसान होता है, और सर्किल का रेडियस ये है। ये जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे इसका नाम आर रखा था, ये एक्चुअली क्या है, ये वो जो हम सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं उसका रेडियस। लेकिन आप पहले ही देख लीजिए, ये जो रेडियस है ये केवल वेल के पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, एम पे, V0 पे, ए पे एंड एफ। तो उससे आपको कोई गिवन वेल था, कोई गिवन प्रॉब्लम थी, उससे आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपका कुछ रेडियस बना। तो उस रेडियस का सर्किल मैं प्लॉट करता हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो माना मेरा रेडियस ये बना आर, और मैंने ये सर्किल जो मैंने ग्रीन लाइन है इसे प्लॉट किया, ये। तो आप देख रहे हैं मेरे जो ये कर्व्स थे इवन या ऑड वाले, उनका इस ग्रीन वालों के साथ 3 जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये 3 जगह इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, ये हमारा इवन वाला कर्व, ये वाला टेन वाला, और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, मतलब एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर एक इंटरसेक्शन इसका ब्लू वाले कर्व के साथ है, इस वाले कर्व का इंटरसेक्शन इस वाले के साथ एक ऑड सॉल्यूशन है उसके बाद, और फिर एक इंटरसेक्शन और है। कुल मिला के इस सर्किल का जो सेगमेंट है उसके कुल मिला के 3 इंटरसेक्शंस हैं, ये इवन कर्व के साथ, ये ऑड कर्व के साथ, ये इवन कर्व के साथ। तो यही आपके इस समय सॉल्यूशंस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इंटरसेक्शन पॉइंट जिनको मैंने सर्किल कर रखा है, दिस इज इवन, दिस करस्पॉन्ड्स टू ऑड एंड दिस अगेन करस्पॉन्ड्स टू इवन। करस्पॉन्ड्स से मेरा मतलब क्या है, आपने प्रॉपर्ली अगर ये एक्यूरेटली ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो ये जिस वैल्यू पे ये इंटरसेक्शन हुआ है, आप यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, आप ईटा और जाई की वो वैल्यू यहाँ से रीड कर सकते हैं, ग्राफ से रीड ऑफ कर सकते हैं। और ईटा और जाई आपके ने वैल्यू रीड कर ली ग्राफ से, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने रीड कर लिए, और ईटा और जाई है हमारे के और कापा ए, तो के और कापा ए की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, और के और कापा ए कितने हैं, के इतना है, कापा इतना है, तो के और कापा ए इन वैल्यू को टाइम्स ए, तो ये वैल्यूज़, ये कोऑर्डिनेट्स आपको ग्राफ से मिल गए, जितनी जो भी वैल्यू होगी। एम आपको पता है, ए पता है, एच क्रॉस पता है, 2 पता है, तो आप ई निकाल सकते हैं यहाँ से या यहाँ से, दोनों कोऑर्डिनेट्स भी रीड करने की जरूरत नहीं है, एक से ही आपका काम चल जाएगा। तो आपने कोई जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो पता लग गया। ओके, तो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट पता लगने का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ब्लैक कर्व्स पे इंटरसेक्शन का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ब्लू कर्व्स पे इंटरसेक्शन का मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अलॉन्ग विद ये कंडीशन तो हमेशा होल्ड करनी थी। ये तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जैसे ही हमने के और कापा इनिशिएट किए थे वहीं से ये कंडीशन स्टार्टिंग थी। तो ये सर्कल के साथ हमारे इंटरसेक्शन जो हैं वही एक्चुअली हमारे सॉल्यूशंस हैं। तो ग्राफिकली हम सॉल्यूशंस को ऐसे डिटरमिन करेंगे। बट यहाँ से कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं अब इसके। आपके सॉल्यूशंस किस तरह से अपेयर होंगे, किस तरह से मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ये इंटरसेक्शन जो है ये जाई की लोअर वैल्यू पे हुआ है, यहाँ पे जाई की वैल्यू कम है, और ये वाला इंटरसेक्शन पे जाई की वैल्यू और ज़्यादा है, और इस वाले इंटरसेक्शन के लिए, इस वाले सॉल्यूशन के लिए जाई की वैल्यू और ज़्यादा है। अब जाई की वैल्यू क्या है, के टाइम्स ए। जाई ज़्यादा है मतलब के भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, और के अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब एनर्जी क्या है, करस्पॉन्डिंग स्टेट की ज़्यादा है। इस अगर मेरे वेल के पैरामीटर्स इस प्रकार के हैं तो उस वेल के अंदर मेरी 3 स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, 3 बाउंड स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। सबसे ग्राउंड वाली स्टेट इवन होती है, नेक्स्ट वाली ऑड, नेक्स्ट वाली इवन। आप इसे इनफाइनाइट वेल से कंपेयर कीजिए, इनफाइनाइट वेल में भी लोएस्ट ग्राउंड स्टेट जो होती है इवन होती है, देन ऑड, देन इवन, लेकिन वहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन्फिनिटी होती है।
लेकिन फाइनाइट वेल में हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो फाइनाइट होती है, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स जो हैं फाइनाइट। वेरी क्वालिटेटिवली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, किसी बॉक्स के अंदर आप स्टेट्स फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनफाइनाइट वेल के लिए उनका फॉर्मूला अलग होता है, फाइनाइट के लिए अलग एनर्जी का एक्सप्रेशन, लेकिन आप उसी तरह सोचिए, अच्छा अगला लेवल इससे कुछ दूरी पे अगला, तो फाइनाइट वेल में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेट्स ही तो आएंगे, उसके बाद तो आप वेल से बाहर चले जाएंगे। वेल से बाहर जाने का मेरा मतलब है अब आपकी एनर्जी ग्रेटर देन V0 हो जाएगी। हमें ये वाले सॉल्यूशंस नहीं चाहिए थे, बाउंड स्टेट्स नहीं है। बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस वो हैं जिनकी एनर्जी V0 से कम है, रफली स्पीकिंग जो वेल के अंदर ही फिट होते हैं जो एनर्जी लेवल्स, ओके। जबकि इनफाइनाइट वेल की डेप्थ इन्फिनिटी है, वहाँ आप जितने भी लेवल्स बना सकते हैं। तो ये, लेकिन ये बेसिक फीचर तो मैच कर रहा है, इवन सॉल्यूशन ऑड इवन, ओके। अच्छा, अगर मेरा वेल ज़्यादा बड़ा है, जब मैं वेल बड़ा कहता हूँ उसका मतलब अब क्या है, मैं उसका मतलब उसका रेडियस बड़ा है। रेडियस पैरामीटर जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इनमें से किसी भी फैक्टर के बढ़ने के कारण, माना m ज़्यादा रहा हो या V0 या a, किसी भी के भी, या सबके या 2 के या 3 के ज़्यादा होने के कारण, माना मेरा एक दूसरा वेल है दूसरी प्रॉब्लम में जिसका रेडियस ज़्यादा है, तो तब आप रेडियस ड्रॉ करेंगे, वो रेडियस कुछ इस तरह से बनेगा, सेगमेंट ऑफ सर्किल। अब की बार वो जो ये कर्व्स हैं इवन और ऑड के सॉल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग कर्व्स, उनको अब की बार से 5 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो अब की बार फर्स्ट सॉल्यूशन अगेन इवन, ये इस वाले इवन वाले कर्व को क्रॉस कर रहा है, जाई टेन जाई इक्वल टू ईटा को, और फिर ये कट कर रहा है इसको ऑड वाले को, और फिर कट कर रहा है इवन वाले को, और फिर ऑड वाले को, एंड फिर इवन वाले को। तो इस समय आपके उस वेल के अंदर जो इसके रेडियस की वैल्यू जो है, रेडियस पैरामीटर ओवरऑल की वैल्यू ज़्यादा है, उसमें 5 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मतलब 5 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 5 बाउंड स्टेट्स। ग्राउंड स्टेट इवन एज यूजुअल, ग्राउंड स्टेट हमेशा इवन मिलेगी, ओके। नेक्स्ट स्टेट ऑड, नेक्स्ट स्टेट इवन, नेक्स्ट स्टेट ऑड एंड नेक्स्ट स्टेट इवन। इसको थोड़ा और क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे, बट रफली अभी जो हमने यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लार्ज आर पैरामीटर ज़्यादा है तो स्टेट्स जो हैं इवन ऑड, आप, मैंने फिगर इतना ही बनाया पर आप सोचिए अगर ये और बड़ा रेडियस होता तो वो कई और कर्व्स को इंटरसेक्ट करता। तो स्टेट्स का सीक्वेंस इस तरह से, पहली ग्राउंड स्टेट इवन, देन ऑड, देन इवन, फिर इवन ऑड, डिपेंडिंग ऑन कितना ज़्यादा आर है आपके पास कई बाउंड स्टेट्स हो सकती हैं, ओके। लेकिन अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर माना हमारे ये पैरामीटर्स स्मॉल हैं, m V0 a जो हैं स्मॉल पैरामीटर्स हैं, कुल मिला के रेडियस किसी भी कारण से, सभी कारणों से वो कम बन रहा है। रेडियस पैरामीटर कम होने का मतलब क्या है, अभी मेरा सर्किल ये है इतना बड़ा, अब माना मेरे सर्किल का रेडियस और कम हो गया, पैरामीटर्स दूसरी बार कोई दूसरा वेल था, दूसरे टाइप का पार्टिकल था, दूसरे मास का, वेल की विड्थ और हाइट वगैरह अलग थी, तो आर कम बना। तो अब आप देखिए, अगर सर्किल में ये प्लॉट करता हूँ, और लेट मी डू बाय हैंड इन दिस फिगर, मैं दूसरे वाले में ट्राई करूँगा इसे। माना मेरा सर्किल ये है रफली, तो अब ये कर्व्स को केवल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब केवल 2 सॉल्यूशन। और अगर आपका रेडियस और कम हो जाए तो केवल क्या मिलेगा, 1 सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रेडियस को आप कितना भी कम कर लें, मैंने रेडियस को और कम किया और कम किया और कम, एक इंटरसेक्शन तो बनेगा ही बनेगा। ये कर्व जो है, सबसे पहला ब्रांच ऑफ जाई टेन जाई इक्वल टू ईटा, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो मैं कितना भी कम रेडियस पैरामीटर ले लूं, एक इंटरसेक्शन तो बनेगा ही बनेगा। 2 ना बने, इस वाले कर्व पे बहुत दूर इंटरसेक्शन ना बने, लेकिन कितना भी छोटा रेडियस हो, एक इंटरसेक्शन मतलब एक सॉल्यूशन को अवॉइड हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं, हमारा वेल कितना भी शैलो हो, शैलो का मतलब उथला है, ओके। मैं नेक्स्ट वाले में इसे एक्सप्लेन करता हूं। हमारा वेल किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का हो, 1 डायमेंशन में उसमें एक बाउंड स्टेट तो हमेशा अपीयर होगी ही होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपके वेल के पैरामीटर्स क्या हैं। एक बाउंड स्टेट, बहुत वीक वेल भी हो, वो भी एक बाउंड स्टेट क्रिएट करेगा, और वो बाउंड स्टेट हमेशा इवन होती है, ये इवन वाले कर्व के साथ इंटरसेक्ट करेगा। जितना छोटा आप रेडियस इमेजिन कर सकते हैं कर लीजिए, दिस अपार्ट फ्रॉम r इक्वल टू 0। आप सोच सकते हैं मैं रेडियस को 0 ही ले लूँ, पर अगर आप रेडियस को 0 लेंगे तो यू मस्ट रियलाइज कि आपका वेल खत्म हो रहा है या और चीज़ें ये हो रही है, ठीक है। वेल वो फिर इंटरसेक्शन भी k इक्वल टू 0 पे होगा, k इक्वल टू 0 का मतलब एनर्जी 0, तो वो ट्रिवियल केस है। लेकिन अदरवाइज आपका कोई भी फाइनाइट वेल, लेकिन कितना भी छोटा हो, तो वहाँ आपका जो एक ना एक इवन स्टेट एग्जिस्ट करेगी। ये रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 डायमेंशन में हम BSc लेवल पे तो ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, बट MSc में हम 3 डायमेंशन काउंटर पार्ट सॉल्व करते हैं स्क्वायर वेल का, उसे 3 डायमेंशन स्क्वायर वेल कहते हैं। वैसे वो एक्चुअली अगर उसे 3 डायमेंशन में देखा जाए कोऑर्डिनेट स्पेस में तो वो स्फेरिकल दिखता है, लेकिन वो जो भी सिस्टम है उसको जब हम सॉल्व करते हैं वहाँ भी कुछ ऐसे रिलेशंस मिलते हैं। लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वहाँ
हमें केवल ये वाली कंडीशन मिलती है, जाई कॉट जाई इक्वल टू माइनस ईटा, ये फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं मिलती है, जाई टेन जाई इक्वल टू ईटा वाली। तो अगर आप इमीडिएटली देखें, आप इन ब्लैक लाइंस को हटा दें तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका फिर कुछ वैसा ही होगा। अच्छा, अब की बार केवल ब्लू वालों का इंटरसेक्शन देखना है, ये सर्कल्स जो मैंने ग्रीन में प्लॉट किए हैं। लेकिन अब अगर ये ब्लू वाला कर्व तो पहला बार π/2 से शुरू होता है, उससे पहले तो एक कर्व है ही नहीं पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं बहुत छोटे रेडियस के सर्कल्स लूँगा, छोटे रेडियस के सर्कल मतलब मेरा वेल शैलो है, तो इंटरसेक्शन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। इसे हम ऐसे कहते हैं, वन डायमेंशन में तो वेल कैसा भी हो, एक ना एक इवन बाउंड स्टेट बनेगी ही बनेगी। एक से ज़्यादा भी बन सकती है, पर एक तो बनने की गारंटी है। लेकिन 3 डायमेंशन में गारंटी नहीं है। अगर वेल सफिशिएंटली डीप नहीं है, उसके पैरामीटर सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इसको सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है आपके पास एक भी बाउंड स्टेट अपीयर ना हो। ओके, सो दिस इज द आइडिया। और वहाँ पे हम उसे थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में वो जो पार्टिकल होता है उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर मैं क्लासिकल से जस्ट ऐसे ही रिलेट करना चाहूँ विदाउट गोइंग इन मच डेप्थ, एंगुलर मोमेंटम मतलब ऑब्जेक्ट घूम रही है, घूमती हुई ऑब्जेक्ट सर्कल में आप जानते हैं आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से आपको दूर ले जाना चाहता है, वो बाउंडनेस को तोड़ना चाहता है। तो कुछ वैसी आइडिया होता है। जब 3 डायमेंशन में वो जो पार्टिकल है, पोटेंशियल वैल्यू उसे ट्रैप करना चाह रहा है, उसे बांध के रखना चाह रहा है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के कारण उसको बांधना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि वो पार्टिकल आपका बाउंड हो ही हो। कम से कम वेल के पैरामीटर्स अच्छे भले स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी उसे हम ट्रैप कर पाते हैं। ओके, दैट हैपेंस इन 3 डायमेंशन, बट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज whatever be the well parameters, there is going to exist at least one even bound state. ओके, अब इन चीज़ों को थोड़ा और क्वांटिटेटिव हम करेंगे। एग्जैक्टली मैं क्वांटिटेटिव नहीं कहूँगा, पर थोड़ा और क्वांटिटेटिव हम इसमें रीजनिंग ला सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट करना चाहूँगा। ये जो मैंने ग्राफिकल मेथड किया है, ग्राफिकली भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँगा, मैं आपको रेफ़र करूँगा, जब भी आपको टाइम लगे आप पॉवेल एंड क्रेसमैन की बुक को ज़रा देखिएगा, उसमें इसको दूसरे तरह से ग्राफिकली लेकिन दूसरे तरीके से किया गया है। और अगर मुझे ठीक रिमाइंड हो रहा है, अभी मेरे पे वो बुक है नहीं, बट मैथ्यूज़ और वेंकटेशन की बुक जो है उसमें शायद एक और डिफरेंट तरीके से शायद इसे कर रखा है। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। ओके, अब इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में पोटेंशियल वेल का आपको एग्जाम्पल दिया था। आप अब इस तरह से सोचिए, वेल का काम क्या है जब हम बाउंड स्टेट्स के सेंस में सोच रहे हैं। वेल का काम मैंने क्लासिकल में आपको कुछ इस तरह का एग्जांपल दिया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, और क्वांटम में तो हमारा वेल कुछ इस तरीके का है ही। इसका काम क्या है? बाउंड स्टेट का मतलब है इसने पार्टिकल को ट्रैप करना है। ओके, मैं रफ एनालॉजी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए वेल आपको किसी ने टास्क दिया, आप एक्चुअल लाइफ में सोचिए, आप जमीन पे आपको किसी ने गड्ढा खोदने को कहा, और उस गड्ढा खोदने का कारण यह था आपको किसी चीज़ को ट्रैप करना था, किसी पार्टिकल को, किसी जानवर को, किसी इंसान को, जो भी था। ओके, तो अब देखिए V0AM इनका रोल जरा वैसे ही क्वालिटेटिवली देखने की कोशिश करते हैं। ओके, आर, पहले आर क्या मेजर कर रहा है? अगर जो हमने अभी डिस्कशन किया, आर ज़्यादा है तो ज़्यादा बाउंड स्टेट्स है, मतलब वो वेल ज़्यादा सक्सेसफुल है बाउंड स्टेट्स क्रिएट करने में। अगर बहुत रफली बोलूँ, ज़्यादा अच्छे से बाउंड कर सकता है। अब उसको जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप गड्ढा खोदिए ज़मीन में, जरा उस पर वो करते हैं, V0 से स्टार्ट करते हैं। अगर V0 बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। तो अगर एक उथला गड्ढा हो और एक गहरा गड्ढा हो, तो कौन सा वाला, अगर नॉर्मल लाइफ के उससे भी देखें, कौन सा ज़्यादा अच्छा ट्रैप करने के लिए होगा? गहरा वाला। अच्छा, ए हमारे वेल की हाफ विड्थ है, एक वेल इतना सी है और एक वेल काफ़ी वाइड है, तो अगेन ट्रैप करने के लिए, ट्रैप मतलब वेल के अंदर ट्रैप होना चाहिए, तो वेल के अंदर ट्रैप करने के लिए ज़्यादा अच्छा क्या होगा? ए बढ़ेगा, इट इज़ गुड। V0 बढ़ेगा, गुड। एम को आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस पार्टिकल को या जिस जानवर को आपने ट्रैप करना है, एक तो प्राणी उनमें से बहुत छोटा है, छोटा का मतलब मास कम होने से हमारा मतलब है वो बहुत फास्ट है, और एक प्राणी स्थूल है, हाथी जैसा बड़ा भीमकाय जानवर। वैसे हाथी भी अच्छी स्पीड से भाग जाता है, बट केवल एक ये एनालॉजी है, बट आप देख सकते हैं एनालॉजी कितनी अच्छी तरह फिट होती है। एक पार्टिकल लाइटर मास का है, एक पार्टिकल हैवियर मास का है, तो ट्रैप करना आसान किसे होगा? हैवियर मास वाले को। तो एम, तो आप देख रहे हैं तीनों पैरामीटर्स अगर बढ़ते हैं तो रेडियस बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है मतलब ज़्यादा इंटरसेक्शन, मतलब बाउंड अच्छा करता है, ये वाला वेल ज़्यादा अच्छी तरह से बाउंड करता है। मैं क्लासिकल और क्वांटम और एवरीडे लाइफ के एग्जांपल सबको मिक्स करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, और पार्टिकल ट्रैप हम क्यों कह रहे हैं भाई? वो हम वेल से वही तो करना चाह रहे हैं, ट्रैप करना चाह रहे हैं पार्टिकल को। क्लासिकल वेल से भी हम यही करना चाहते हैं। क्लासिकल जो मैं आपको सुबह एग्जाम्पल दे रहा था, आप सोचिए बॉल यहाँ पे वेल के सबसे लोएस्ट स्टेट पे है, रेस्ट पे है। अब आप इसे अपनी अंगुली से ऐसे फ्लिक करते हैं,
तो आपने अगर इसे हल्के से फ्लिक किया, थोड़ी ही एनर्जी दी, तो ये थोड़ा ऊपर राइज होगा और फिर वापस आएगा और फिर उसी हाइट तक ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। आप थोड़ा और एनर्जी दें तो यहाँ तक चला जाएगा, थोड़ा और आगे तक, एंड सो ऑन। ओके, अगर आप इसे लेकिन वेल के हाइट से ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो ये एस्केप करके इन्फिनिटी पे चले जाएगा, तब बाउंड स्टेट नहीं रहेगी। ओके, अच्छा, तो अभी जो हमने डिस्कशन किया, माना आपने अब वेल का जो रेडियस पैरामीटर है उसको आप m0 से भी चेंज कर सकते हैं, v0 से भी, a से भी, लेकिन इसके आगे की डिस्कशन में मैं हमेशा कहूँगा हम वेल की डेप्थ को चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो बाकियों के लिए भी अप्लाई हो सकता है, आप अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मुलेट कर दीजिए। मैं रेडियस को चेंज करने को कैसे करके कर रहा हूँ, मैं वेल की डेप्थ को चेंज करके कर रहा हूँ, आप बाकी और तरीक़ों से भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो माना आपके इनिशियली आपका वेल बहुत शैलो है, बाकी जो भी वैल्यूज़ हों, लेकिन v0 की वैल्यू अभी नेग्लिजिबल है, मैंने उसको ऐसे दिखाने की कोशिश की है ये। तो अभी जो हमने रिजल्ट देखा, बावजूद इसके कि आपका वेल अगर बहुत शैलो भी है, आपकी एक बाउंड स्टेट E1 वाली जरूर अपीयर होगी। इसको मैंने इस तरह से लिखा है, अगर आपका एप्सिलॉन प्लस है, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल क्वांटिटी लेकिन पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 हो, तो डेफिनेटली एक E1 स्टेट बनेगी। वो अलग बात है, आप उस स्टेट की एनर्जी निकालेंगे, वो ऑलमोस्ट 0 के करीब होगी, क्योंकि जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ये हमारे कर्व्स ऐसे शुरू हो रहे हैं, ये सबसे पहला वाला कर्व। अब आपने रेडियस इतना लिया, थोड़ा ज़्यादा, तब तो इंटरसेक्शन यहाँ होता है, पर आपने रेडियस कम लिया तो इंटरसेक्शन ओरिजिन के और करीब हो रहा है, और आपने रेडियस बहुत ही कम लिया तो और करीब, तो वो जो एनर्जी पैरामीटर है वो भी ऑलमोस्ट क्या बनेगा, 0। ओके, बट 0 से जस्ट ऊपर होगा। ओके, अच्छा, अब आपने वेल की डेप्थ को थोड़ा बढ़ाया, वेल की डेप्थ बढ़ाई तो रेडियस पैरामीटर बढ़ा, तो रेडियस पैरामीटर बढ़ने से अभी भी स्टेट एक ही रहेगी। अब आप इसे रिवर्स में देखें, ये छोटा रेडियस जितना कम से कम में रख सकता था, माना एक E1 स्टेट, अगला कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर कहीं से π/2 से शुरू होता है, अगला जो ऑड वाला कर्व है, मैंने वेल का रेडियस बढ़ा दिया, लेकिन अभी भी इंटरसेक्शन का पॉइंट एक ही बन रहा है। एक ही इंटरसेक्शन का पॉइंट बनने का मतलब वेल के अंदर बाउंड स्टेट अभी भी एक ही है। वेल को मैंने और गहरा कर दिया, पहले ही मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये था पहले, थोड़ा जब मैंने ज़्यादा दिखा दिया, इसके अंदर एक बाउंड स्टेट, दो नहीं आती हैं, वेल थोड़ा गहरा हो गया, अभी भी इसके अंदर एक ही बाउंड स्टेट है। ओके, वो अलग चीज़ है, इन दोनों बाउंड स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम नहीं होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट धीरे धीरे आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है, ये एनर्जी इस वाले से ज़्यादा होगी। लेकिन द मेन पॉइंट इज, अगर मैं रेडियस को बढ़ाता रहूँ, जब तक मैं इस नए कर्व को इंटरसेक्शन की स्टेज पे नहीं पहुंचता हूं, मेरा एक ही E1 स्टेट अपीयर होगी, अभी भी एक ही है। लेकिन आप सोचिए, जस्ट मेरा जो रेडियस है वो ठीक यहाँ इस कर्व को इसके फुट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इस कर्व को इंटरसेक्ट करने का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट यही हो सकता है। क्लोजेस्ट पॉइंट से मेरा मतलब है जब रेडियस कितने के बराबर हो, π/2। आपने वेल की डेप्थ को बढ़ाया और आपका रेडियस ठीक π/2 हो गया, तो अब आपको दो इंटरसेक्शन के पॉइंट मिल रहे हैं, एक पहला E1 कर्व के साथ, दूसरा ऑड कर्व के साथ। वैल्यूज कितनी है वो रीड करना अलग चीज़ है, बट अब आपको दो इंटरसेक्शन मिलेंगे। ओके, तो रफली मैंने उसे ऐसे दिखाया, वेल बहुत शैलो था, गहरा किया, R = π/2 पे, ठीक उसके अंदर एक स्टेट E1 और दूसरी स्टेट मैंने दिखाई है बिल्कुल टॉप पे, ये वेल है। मैं इसको दूसरे कलर से अगर वो करने की कोशिश करूं, इनिशियल मेरा जो वेल हम बनाते हैं, वेल ये ब्लू कलर में है, ये तो मेरा वेल था, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टेट्स अपीयर हुई ठीक π/2 रेडियस पे, एक ये होती है और दूसरी ठीक E2 बिल्कुल टॉप के करीब, इनफैक्ट वो टॉप को टच कर रही है। उसको मैं यहाँ से जस्टिफाई कर सकता हूँ। अगर ये सिचुएशन है, ठीक इंटरसेक्शन यहाँ पे है, लेट मी यूज अनदर, वो मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए थे। अगर यहाँ पे रेड वाले कर्व्स हमारे E1 कर्व्स हैं, tan वाले, और ब्लू वाले कॉट वाले हैं। ओके, रेडियस कम है, एक इंटरसेक्शन, थोड़ा ज़्यादा है, अभी भी एक इंटरसेक्शन, लेकिन रेडियस ठीक π/2 के बराबर हो जाए, ठीक π/2 के बराबर अगर रेडियस हो जाए, तो अब एक इंटरसेक्शन ये है और एक इंटरसेक्शन ये है। तो ये फर्स्ट वाले इंटरसेक्शन के लिए तो मुझे कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली प्लॉट करके करने पड़ेंगे, पर ये सेकंड वाले के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स रीड कर सकता हूँ। सेकंड वाले के लिए ईटा की वैल्यू 0 है और जाई की वैल्यू π/2 है, इंटरसेक्शन π/2 पे हो रहा है। तो ये जो सेकंड वाला इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हुए हैं, जाई है π/2 और ईटा है 0। और ईटा अगर 0 है तो ईटा का रिलेशन डायरेक्टली कापा से है, ईटा = कापा है, तो इसका मतलब कापा भी 0 है। और कापा की आप डेफिनेशन देखें, कापा है 2m/h² स्क्वायर रूट v0 - e, तो कापा 0 होने का मतलब E = v0। तो जो ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला, इसकी एनर्जी जो है वो कितने के बराबर है, v0, ठीक टॉप के बराबर। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, ये वाला एनर्जी लेवल ठीक v0 इस वेल की हाइट पे
पे वो होता है। ओके, अच्छा, और इनफैक्ट चलिए इसको छोड़ देते हैं, मैं इसको ड्रॉप ही कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अब फिर से आप वेल का रेडियस बढ़ाइए, आप डेप्थ बढ़ा रहे हैं, रेडियस बढ़ा रहे हैं, आपने π/2 से थोड़ा और ज़्यादा रेडियस कर दिया, पर अभी भी कर्व्स को वो दो ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रेड कर्व को यहाँ पे और ब्लू को यहाँ पे। इंटरसेक्शन के पॉइंट शिफ्ट हो रहे हैं पर इंटरसेक्शन दो ही जगह है, दो ही बाउंड स्टेट्स, हर इंटरसेक्शन एक बाउंड स्टेट एक सॉल्यूशन है। थोड़ा और बढ़ाया अभी भी, लेकिन ठीक अगर आपका रेडियस फिर से हो जाए एग्जैक्टली पाई के बराबर, तो पाई के बराबर अगर आपका रेडियस हो जाता है समथिंग लाइक दिस, ये, तो अब आप देखिए रेड कर्व के साथ इवन सॉल्यूशन, ब्लू के साथ ऑड सॉल्यूशन, अगेन एन इवन सॉल्यूशन अपीयर्स। जैसे जैसे वेल की डेप्थ बढ़ रही है या मेनली रेडियस पैरामीटर बढ़ रहा है, आपके नए नए सॉल्यूशंस अपीयर होते हैं, लेकिन वो किस इंटरवल पे होते हैं उसको अब हमने क्वांटिफाई कर लिया है। अगर रेडियस π/2 यहां से स्टार्ट करें, अब वो आप इस फिगर से बेटर समझ सकते हैं, ये 0 पे है, ये π/2 पे है, ये पाई या जिसको मैं 2π/2 लिख सकता हूं, और ये 3π/2, ये 4π/2, 5/2। अगर मेरा रेडियस पैरामीटर 0 से तो ऊपर है लेकिन π/2 से कम है तो एक ही इंटरसेक्शन होगा। ओके, 0 से π/2 तक रेडियस है तो एक इंटरसेक्शन होगा, और जैसे ही π/2 को मैं टच कर दूंगा, टच करने का मतलब लेस देन इक्वल टू, लेकिन जब तक मैं पाई से कम रहूंगा तब तक दो इंटरसेक्शन होंगे, केवल दो। अगर जस्ट पाई को क्रॉस कर लें उसके बराबर या उससे ऊपर निकल जाएं, लेकिन 3π/2 से नीचे रहें तो इंटरसेक्शन होंगे 3। इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स। तो उसको, ये सारे डेटा को मैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं फिर से सबसे लोएस्ट वाले एक ही इंटरसेक्शन की कंडीशन को डिस्कस करता हूँ। एक इंटरसेक्शन कब तक होता है? जब तक रेडियस 0 से तो ऊपर हो और π/2 से लेकिन क्या हो, नीचे हो, तब तक केवल एक स्टेट अपीयर होगी। तो रेडियस पैरामीटर अगर 0 के लेस या इक्वल टू है, वैसे मुझे इसमें कायदे से इक्वल टू भी नहीं लिखना चाहिए, अगेन रेडियस अगर इक्वल टू 0 हो तो इंटरसेक्शन ओरिजिन पे होगा और वो ट्रिवियल केस होगा, उस केस में सब कुछ वैनिश हो जाएगा। तो ये ट्रिवियल केस है, इसको भी बेटर प्रॉब्ली आई शुड राइट इट लाइक दिस। रेडियस अगर 0 और π/2 के बीच है, π/2 तक भी नहीं पहुंचा है, अगले कर्व के फुट तक नहीं पहुंच पाया, उससे भी थोड़ा पीछे है, तो इंटरसेक्शन केवल पहले वाले कर्व का होगा, E1 वाले का, तो केवल एक E1 स्टेट। अब इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को हम स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। आप हर क्वांटिटी का स्क्वायर कर दीजिए, सब कुछ पॉजिटिव है तो इक्वालिटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0r² और इसका स्क्वायर π²/4। r² की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, r² हो जाएगा 2mv0a²/h², वो सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ आप केवल V0 का फैक्टर रहने दीजिए, क्योंकि मैं अपना डिस्क्रिप्शन V0 के टर्म में कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसे और फॉर्म में भी छोड़ सकते थे, बट मैं V0 वेल की डेप्थ के टर्म में वो कर रहा हूँ। तो हर टर्म को आप h×2ma² से मल्टीप्लाई कर दें, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये V0 हो गया, और ये जो फैक्टर है h×2ma² से मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर इतना हो जाएगा। और ये फैक्टर अगर आपने पीछे के लेक्चर्स ढंग से अटेंड किए हैं, उस पर घर जाके उस पर काम किया है, उस पर वीडियो देखने के बाद अच्छे से वो किया है, तो ये फैक्टर एक्चुअली जो मैंने इनफाइनाइट वेल में एप्सिलॉन एक यूज़ किया था, एप्सिलॉन का मतलब वहाँ पे उस स्मॉल वाला नहीं, वो वाला एनर्जी फैक्टर जो बार बार रिपीट हो रहा था, एनर्जी ऑफ लेवल्स 1² एप्सिलॉन, 2² एप्सिलॉन, 3² एप्सिलॉन, 4² एप्सिलॉन, तो ये वो वाला वो है। ओके, तो 0 लेस देन V0 लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन है केवल एक स्टेट की। जब तक वेल की डेप्थ इस और इस रेंज के बीच होगी, आपको एक ही बाउंड स्टेट मिलेगी, E1 टाइप की। अच्छा, अगर रेडियस पैरामीटर π/2 को तो क्रॉस कर जाए या उसके जस्ट बराबर हो तो दूसरा इंटरसेक्शन शुरू हो जाएगा। पर अगर वो रेडियस पाई से कम है, π/2 से आप आगे चले गए, ये π/2 से आगे चले गए, लेकिन पाई से पीछे हैं रेडियस में, तो इंटरसेक्शन दो ही होंगे। तीसरा इंटरसेक्शन तब शुरू होता है जब रेडियस पाई को टच करता है। तो अगर मैं पाई से पीछे हूँ, लेस देन पाई, तो अब दो स्टेट्स होती हैं, पहली E1 और दूसरी ऑड। ओके, और अगेन इस कंडीशन को आप स्क्वायर करें, r² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और h×बाई वो वाले फैक्टर को ट्रांसफर कर दें, तो इस कंडीशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। V0 इस नंबर से तो या तो लेस देन इक्वल टू होगा, किससे? h×² π²/8ma², ये हमारा अगेन एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई 1, उसको मैंने डेलिबरेटली 1² लिखा है, और इस साइड वाला जो टर्म है वो इस समय बनेगा π²/8ma², 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली इस कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता था, 1² 2²। जब तक मेरे वेल की डेप्थ भी पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी 1e और 4e के बीच में है। वेल की डेप्थ जो है, वो जो क्वांटा ऑफ एनर्जी होता है उससे इतना वो है, तो तब तक आपकी कितनी होंगी? दो बाउंड स्टेट्स अपीयर होंगी। और आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं,
अगर हमारा रेडियस पैरामीटर n π/2 और n+1 π/2 के बीच है, कहीं पे ये अगर n π/2 है तो अगला वाला n+1 π/2 है, तो यहाँ तक जितने भी इंटरसेक्शन रहे हों अगले वाले तक जाते आते एक इंटरसेक्शन बढ़ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ तक आते आते आपके n+1 इंटरसेक्शन हो चुके होंगे। ओके, यू कैन चेक इट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी स्टेट्स कैसी होंगी, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, कुल मिला के आपकी n+1 स्टेट्स होंगी। ओके, स्पेशल एग्जांपल में आपको मैं जनरलाइज करूं तो इस और इसके बीच रेडियस पैरामीटर है, तो कुल मिला के मेरे पास नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी n+1। और जो एक कंडीशन है पोटेंशियल की कि उस समय पोटेंशियल वो की वेल की डेप्थ कितनी होगी, वो क्वांटा ऑफ एनर्जी के टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। इस साइड मैंने इसे जानबूझ के एप्सिलॉन नहीं लिखा, इस साइड मैंने एप्सिलॉन, उससे आपको यहाँ पे भी आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, एप्सिलॉन इस फैक्टर को कहते हैं। तो n² टाइम्स एप्सिलॉन और n+1 का होल स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन के बीच अगर मेरे वेल की डेप्थ है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी n+1। n+1 अगर इवन है, n+1 ऑड और इवन खुद हो सकता है। अगर ये नंबर इवन के बराबर बनता है तो नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी इवन पैरिटी वाली हैं उतनी ऑड वाली, क्योंकि एक इवन एक ऑड। और अगर ये नंबर खुद ऑड है तो इवन वाली स्टेट्स का नंबर एक ज़्यादा होगा, क्योंकि पहला नंबर इवन वाले का आता है। माना केवल 2 स्टेट्स हैं तो एक इवन एक ऑड, और 3 स्टेट्स हैं तो इवन ऑड इवन, 2 इवन एक ऑड। तो ये ओके, सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स इज। इससे ज़्यादा प्रिसाइज आपको आंसर निकालना है, एग्जैक्टली एनर्जी कितनी है, तो फिर आप ग्राफ एक्चुअल प्लॉट कीजिए, कहाँ से वो ग्राफ पास हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालिए और तब कर्व रीड कीजिए। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस में मुझे इतना तो बता ही देता है। ओके, और लास्ट में अगेन हमने वेव फंक्शन के लिए चेक किया था कि इनफाइनाइट वेल लिमिट में अगर हम जाएं तो हमारे वो वाले वेव फंक्शंस रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो लेट्स सी एनर्जी में इसका क्या मतलब हो रहा है। वेल की डेप्थ को इन्फिनिटी करने का क्या मतलब है, V0 को अगर मैं इन्फिनिटी की ओर ले जाऊँ, रेडियस जो हमने वो सर्किल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका रेडियस कितना बनाना है, इन्फिनिटी। तो अगेन इस पे आइए आप, मैंने वेल को और गहरा किया, ये वाला कर्व, अच्छा बहुत सारी स्टेट्स, और ज़्यादा किया, ज़्यादा स्टेट्स। अगर मैं इनफाइनाइट रेडियस कर दूं तो कितने कर्व से इंटरसेक्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व से इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स होंगी। और वो बाउंड स्टेट्स की एनर्जी कितनी कितनी होगी, आप ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाले कर्व से भी जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है इंटरसेक्शन धीरे धीरे खिसक रहा है। ये केवल फर्स्ट वाले कर्व के साथ इंटरसेक्शन देखिए आप, रेड लाइन के साथ बड़े 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 सर्कल्स का इंटरसेक्शन। अभी इंटरसेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट के नज़दीक हो रहा है और फिर इस पॉइंट के नज़दीक और इसके धीरे धीरे हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है। लेकिन ये इंटरसेक्शन का पॉइंट ऐसे नहीं है फर्स्ट वाले कर्व के साथ यहाँ भाग जाएगा, क्योंकि ये कर्व रेड वाला एसिम्प्टोटिक होके π/2 वैल्यू से आगे नहीं बढ़ता है, π/2 वाली लाइन को एसिम्प्टोटिकली इन्फिनिटी पे कट करता है। तो अगर मेरे वेल का रेडियस धीरे धीरे ये रेडियस पैरामीटर इन्फिनिटी भी हो जाए तो इंटरसेक्शन खुद इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे होगा। सिर्फ इन्फिनिटी में यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस बट लेट्स से ये इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे ये कर्व भी इस लाइन को टच कर रहा है और मेरा रेडियस वाला सर्किल भी ये कट करेगा। तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट रीड कीजिए। अरे जाई की वैल्यू कितनी है उस पॉइंट पे, π/2, ठीक इस लाइन पे कट करेगा π/2। और इसी तरह से इस ब्लू वाली लाइन को अगला वाला जो ऑड वाला सॉल्यूशन है उसे कट करेगा ठीक इस एसिम्प्टोटिक लाइन पे, कितने पे, 2π/2 पे। और इस अगली वाली लाइन को 3π/2 और अगली वालों को 4π/2। जो हमारे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं इन्फिनिट रेडियस रेस लिमिट में, वेल की डेप्थ को इन्फिनिटी करने की लिमिट में, वो इंटरसेक्शन के पॉइंट जाई के टर्म्स में π/2, 2π/2, 3π/2 एंड सो। तो इन जनरल वो किस फॉर्म के हैं, nπ/2, और जाई हमारा खुद कितना है, ka। तो यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालें nπ/2a, इसको यहाँ रखा, और यहाँ से आप k² की वैल्यू निकालें n² π² / 4a², और k² हमारा होता है 2me/h²। टर्म्स को आप ट्रांसफर करके e की वैल्यू निकालें n² π² h² / 8ma²। ये एग्जैक्टली वही आंसर है जो इनफाइनाइट वेल के एनर्जी लेवल्स के लिए मिलता है। यही तो, इसी को तो हमने n² ये लिखा था, वहाँ पे n शायद कैपिटल वाला यूज़ किया होगा, बट n इंटीजर है उसके स्क्वायर टाइम्स वो जो मिनिमम एनर्जी थी उसका n² टाइम्स। तो एग्जैक्टली जो एनर्जी लेवल्स का आंसर है वो भी वहाँ रिप्रोड्यूस हो गया। ओके, और लास्ट पेज पे मैं जस्ट कुछ ग्राफ्स, लेकिन यहाँ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव वेव फंक्शंस हैं फाइनाइट वेल के लिए, ठीक है। माना ये लोएस्ट एनर्जी लेवल E1 पे बना, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है कॉस से डिटरमिन होता है। इनसाइड द वेल उसका जो वेव फंक्शन होता है, इनसाइड द वेल कॉस टाइप का फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन बाउंड्री पे आके खत्म नहीं हो रहा है, बाउंड्री के बाहर भी ये थोड़ा सी फंक्शन आ जा रहा है, और बाउंड्री के बाहर ये फंक्शन कॉस टाइप का नहीं है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग
साइन का कर्व, नेक्स्ट लेवल का कर्व इनफाइनाइट वेल में साइन का होता है, यहाँ भी साइन को ही फॉलो कर रहा है, लेकिन वो साइन कर्व बाउंड्री पे आके जीरो नहीं हो रहा है। बाउंड्री पे जो वैल्यू है उसके बाद एक्सपोनेंशियल कर्व उसे डीके की ओर ले जा रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके। अगली स्टेज फिर से कॉस, जिसके 3 हाफ लूप्स हैं, लेकिन एंड पॉइंट पे अगेन ये जीरो नहीं हो रहा है, डिकेइंग डिकेइंग। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, उससे पहले हाँ, अगर वेव फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फिजिकल इंपॉर्टेंस कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन होती है मॉड साइज स्क्वायर। अगेन वेव फंक्शन हर पॉइंट पे रियल है, तो सिंपली आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। एक्चुअल स्क्वायर हम ना भी करें, जहाँ पे फंक्शन ज़्यादा है वहाँ पे स्क्वायर भी ज़्यादा होगा। तो रफली अगर मैं प्रोबेबिलिटी का कर्व बनाऊँ इन 3 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के लिए, वो कुछ ऐसा होगा। अच्छा, इधर ये लगभग जीरो है, वैसे जीरो इन्फिनिटी पे जाके होगा। एसिम्प्टोटिक जो हमारा, नॉट एसिम्प्टोटिक, एक्सपोनेंशियल जो डिकेज हैं वो जीरो वैल्यू को इन्फिनिटी पे अचीव करेंगे। तो लेकिन जीरो है, इधर बहुत कम वैल्यू है, तो ऑलमोस्ट स्क्वायर भी जीरो के बराबर है। फिर ये राइज हुआ, थोड़ा राइज हुआ, हाँ सेंटर में वैल्यू थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 10। अगली स्टेज के लिए स्क्वायर चाहे नेगेटिव पार्ट का करो चाहे पॉजिटिव पार्ट का, स्क्वायर पॉजिटिव भी बनता है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है लुक समथिंग लाइक दिस, ऑलमोस्ट जीरो। वेल की बाउंड्री के बहुत करीब आके राइज करना शुरू किया, वेल के अंदर एप्रिशिएबल वैल्यू है, लेकिन बीच में फिर से जीरो हो रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए सेंटर में प्रोबेबिलिटी जीरो, और फिर से ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, अगेन सिमेट्रिक है। ओके, अबाउट x इक्वल टू जीरो लाइन, ये ऑलमोस्ट उसकी तरह है, इनफाइनाइट वेल की तरह। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेल से बाहर भी आपको वेव फंक्शन की भी फाइनाइट वैल्यू है, और तब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की भी फाइनाइट वैल्यू। थर्ड स्टेज में भी ऐसा, ये 3 लूप्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस देगा, लेकिन बाहर। अब ये जो बाहर वेव फंक्शन या जो आपको ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है क्वांटम मैकेनिक्स में। इसे हम कहते हैं वेव फंक्शन लीकेज। क्यों वेव फंक्शन लीकेज इसे कहा गया? इस वेल को देखिए, यहाँ v की वैल्यू हमने ज़ीरो ली थी, यहाँ v की वैल्यू थी सम वैल्यू v0, और ये एनर्जी है, ठीक है। इस रीजन में -a से लेकर +a तक, जिसे हम अपना वेल कह रहे हैं, एक्चुअली इसे कह रहे हैं वेल, तो -a से a तक के बीच, चाहे ये वाली एनर्जी वाली बाउंड स्टेट हो, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे यहाँ तक वाली, जो भी बाउंड स्टेट का मतलब ही हुआ था एनर्जी v0 से नीचे होनी चाहिए। तो बाउंड स्टेट्स की जो एनर्जी है उस रीजन में पोटेंशियल की एनर्जी से ज़्यादा है। बाउंड स्टेट की जो भी हैं उनके लिए क्या है, वेल के अंदर E की वैल्यू किससे ज़्यादा है, उस रीजन के पोटेंशियल की वैल्यू। इस रीजन में Vx की वैल्यू 0 के बराबर है एग्जैक्टली, तो एनर्जी चाहिए वाली हो, चाहिए वाली हो, चाहिए वाली E से ज़्यादा। लेकिन ये जो है आउटसाइड द वेल वाले जो रीजन है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, यहाँ के लिए आप देखिए, माना एनर्जी ये है, ये एनर्जी तो पार्टिकल की कांस्टेंट है, सिस्टम की कांस्टेंट है। माना इस E3 वाले को देखिए, तो ये एनर्जी लेवल आप ऐसे दिखाएंगे, ये एनर्जी यहाँ भी E3, यहाँ भी E3, लेकिन इस रीजन में हमारा एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल से नीचे है, क्योंकि इस रीजन के पोटेंशियल की खुद की वैल्यू v0 है। इस रीजन में आपका क्या है, बल्कि मैंने, हाँ, इस रीजन में E किससे कम है, पोटेंशियल की लोकल वैल्यू से। लोकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल v0 है, लेकिन ये, अब ये इसका क्या मतलब है, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आप जाएं, टोटल एनर्जी का मतलब होता है, लेट मी राइट इट ऑन हियर, E जो होता है वो t + v होता है। अब आपके पास कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इनसाइड द वेल टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन v, दिस इज गुड, t + v से ज़्यादा, हाँ v में कुछ ऐड कर रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा बनेगा, ओके। लेकिन यहाँ फिर आप बोलेंगे अच्छा इस वाले केस में तो t + v क्या हो रहा है, v से कम, आउटसाइड द वेल क्लासिकली, तो v आप दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, तो t इज लेस देन 0। t इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स में कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये कंडीशन क्लासिकल में कभी फॉलो ही नहीं हो सकती है। क्लासिकल में ये कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती है, मतलब क्लासिकल में पार्टिकल कभी भी इस रीजन में नहीं जा सकता है। किस रीजन में, जहां उसकी टोटल एनर्जी उस रीजन की पोटेंशियल एनर्जी से कम। इसीलिए इन रीजन्स को कहा जाता है क्लासिकली इनएक्सेसिबल रीजन। अगर एक क्लासिकल पार्टिकल है और वेल जैसे उसके अंदर है, तो उसके लिए वो रीजन में पाया जाना, पहुंचना संभव नहीं है, एक्सेस नहीं कर सकता है। इस वाले एग्जांपल में आप आएँ, आपने एक पार्टिकल को थोड़ा एनर्जी के साथ थ्रो किया, वो केवल यहाँ तक जाता है, तो अगर मैं एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करूँ, यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क कर दूँ, इस रीजन से बाहर जितना रीजन है वो उसके लिए इनएक्सेसिबल है। क्यों उसके लिए इनएक्सेसिबल है, क्योंकि इन रीजन से बाहर इस समय उसकी एनर्जी को अगर मैं सिंबॉलिकली ये दिखाऊं, ये एनर्जी इन रीजन से आगे, इस पॉइंट से आगे
उसकी एनर्जी पोटेंशियल के ग्राफ से नीचे लाई कर रही है। ये पोटेंशियल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये एनर्जी तो कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इस रीजन में इनसाइड द वेल ये ग्राफ, पोटेंशियल का ग्राफ एनर्जी के ग्राफ से नीचे है, वेरी सिंपली। लेकिन इस पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद एनर्जी का ग्राफ तो वहीं छूट गया और पोटेंशियल का ग्राफ ऊपर निकल गया। यही मतलब है, एनर्जी पोटेंशियल से कम रह गई, तो एनर्जी पोटेंशियल से कम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, ऐसा मैथमेटिक्स से कह रही है। तब हो सकता है भाई अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो, बट काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो इसका मतलब ये रीजन में पार्टिकल कभी नहीं पाया जाएगा। तो होता वही है, अगर आप एक्चुअली इस तरह की चीज़ देखें तो पार्टिकल क्या जाता है और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी लूज करता है और यहाँ पे जीरो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और उससे ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि उससे ऊपर जाने पे अगर वो एनर्जी को कंजर्व रखना चाहेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसे नेगेटिव बनानी पड़ेगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो यहाँ से वापस लौटता है और फिर यहाँ, और उसका मोशन ये रहता है। ये तो क्लासिकल पिक्चर है, क्लासिकली इनएक्सेसिबल रीजन। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कह रही है? क्वांटम मैकेनिक्स का आंसर डिफरेंट है, स्लाइट डिफरेंट है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली डिफरेंट। क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रही है वेल के बाहर का रीजन, जिसे हम क्लासिकली इनएक्सेसिबल रीजन कहते हैं, वहाँ भी वेव फंक्शन फाइनाइट है। बहुत कम हो सकता है लेकिन फाइनाइट है, और फाइनाइट वेव फंक्शन होने का मतलब प्रोबेबिलिटी भी नॉन जीरो होगी। सो देयर इज अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल बीइंग फाउंड which was placed inside the well in the classically inaccessible region। classically inaccessible region में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, स्मॉल बट डेफिनेटली नॉन जीरो। ओके, अच्छा, इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो वेव फंक्शन, इनफाइनाइट केस में तो वेल के बाहर वेव फंक्शन मिलता ही नहीं है, लेकिन फाइनाइट केस में वेल के बाहर भी वेव फंक्शन की थोड़ा वैल्यू है। इस चीज़ को इसीलिए कहते हैं वेव फंक्शन लीकेज। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे वो वेव फंक्शन दीवारों से सीप करके बाहर निकल गया, लीक कर गया है, द वेव फंक्शन हैज लीक्ड आउट। ओके, तो दिस प्रॉपर्टी समटाइम्स रेफर्ड टू एज द वेव फंक्शन लीकेज। इनफैक्ट आप लोगों ने लास्ट समय टनलिंग फिनोमिना किया होगा पोटेंशियल बैरियर के लिए, वो भी यही चीज़ है। आप ऐसे रीजन्स में जहाँ वो नहीं होना चाहिए, इसी से रिलेटेड है वो फिनोमिना भी। ओके, इससे आप इस आइडिया से रिलेटेड है, क्लासिकली इनएक्सेसिबल रीजन में पार्टिकल पाया जा सकता है। ओके, अब ये लीकेज होता कैसे है, इसको मैं ऐसे पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक आंसर दे रहा हूँ। लीकेज पॉसिबल होता है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी की डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है। आप सोच रहे हैं इसकी एनर्जी E1 है, क्वांटम मैकेनिक्स में एक एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन भी आता है, समथिंग लाइक दिस, डेल्टा ई डेल्टा टी। अब मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, अगर टाइम होगा कभी तो फ्यूचर में देखेंगे। बट एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी के कारण क्या है, एनर्जी में अनसर्टेनिटी है। जिसकी एनर्जी को आप E1 कह रहे हैं, फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी एनर्जी में इतनी अनसर्टेनिटी आ सकती है, वो अनसर्टेनिटी जिसे हम कहते हैं, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एनर्जी बोरो कर सकता है, उधार मांग सकता है थोड़ी देर के लिए, और उसकी टोटल एनर्जी वेल की हाइट से ज़्यादा हो जाए। वेल की हाइट से हमारा मतलब है वो एनर्जी जो वेल को फांदने के लिए चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए वो उतनी एनर्जी लेके वेल को फांदता है, पर वो एनर्जी थोड़ी देर के लिए उधार मिलती है, तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो वेल के बाहर पाया जाए। तो मैं इससे ज़्यादा इसे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, लेकिन एक पॉइंट अगेन देख सकते हैं, अगर माना उधार एनर्जी लेनी भी हो, इस बाहर वेव फंक्शन लीकेज करके बाउंड्री से बाहर क्लासिकली इनएक्सेसिबल रीजन में अगर जाना भी हो, तो किसके लिए आसान होगा, इस वाले के लिए कि इस वाले के लिए कि इस वाले के लिए? आपको इस बाउंड्री को एक तरह से थोड़े उधार लेके फांदना है, तो किसके लिए? इसको तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेना पड़ेगा, जबकि इसको केवल इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी और इसको केवल इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आसान किसके लिए है? E3 के लिए। इसको आप क्वांटिटेटिवली कैसे देख सकते हैं? जो बाहर का हमारा वेव फंक्शन होता है वो e⁻ कापा x है, प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन, इस रीजन में माइनस, इस रीजन में प्लस, बट इस फॉर्म का होता है। कापा की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो डीके ज़्यादा जल्दी होगा, कापा की वैल्यू कम होगी तो डीके क्या होगा, स्लोअर होगा। ओके, तो कापा की वैल्यू, अब कापा खुद कितना होता है, 2m/h² स्क्वायर, 2m/h² स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी है इसके साथ, और v माइनस ई, V0 माइनस ई। पोटेंशियल और एनर्जी का डिफरेंस जो है V0 ये है, अगर आप इस वाले एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, इसका ये बाहर जाने का कितना चांस है, इसका कापा आप कैलकुलेट करो, इसका कापा इस एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। इतनी एनर्जी और लाओ कहीं से तब बाहर जाओगे, ये फैक्टर ज़्यादा है तो कापा ज़्यादा है, और कापा ज़्यादा है तो डीके ज़्यादा जल्दी होता है। डीके ज़्यादा जल्दी मतलब इसका ये जो कर्व है बाहर एग्जिस्ट तो करेगा, पर वह बहुत छोटे पार्ट में इमीडिएटली जीरो की ओर टेंड हो जाएगा। जबकि ये E3 वाले पे जाएं, इसके लिए V0 और E का गैप कम है, तो कापा की वैल्यू क्या होगी, कम। तो कापा की वैल्यू कम है तो डीके स्लोअर है। यहाँ पे जिस वैल्यू पे एंड करेगा उसके बाद मच स्लोअर डीके करके इन्फिनिटी की पे जीरो की ओर टेंड होगा। तो बाहर वाला जो इसका नॉन ज़ीरो पार्ट है वो
ज़्यादा समय तक नॉन जीरो, इफ़ आई कैन से इट लाइक दैट, तो फिर प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो समथिंग लाइक दिस, ओके। दिस इज़ नॉट हाउ आई वुड लाइक टू ट्रीट इट, ये वाला, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन, बट अभी मैं इतना ही इसको वो करूँगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ कहूँगा, हमने पिछले लेक्चर में देखा था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ने हमारे लास्ट कांस्टेंट को फिक्स करना था। तो इस समय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन या कोई और, हम इस तरह के इंटीग्रल्स पीछे करते आए हैं, साई स्टार साई, बीच में कोई ऑपरेटर, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट वेल के केस में क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रीजन में वेव फंक्शन जीरो था, तो इंटीग्रल केवल माइनस ए से ए का बचा। लेकिन इस केस में ये इंटीग्रल कैसे किए जाएंगे, आप अगेन इस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक, माइनस ए से ए तक, और ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अगर ऐसा कोई इंटीग्रल है, बीच में कोई भी ऑपरेटर हो, 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू ए टू प्लस इन्फिनिटी। इस वाले रीजन में वेव फंक्शन का फाई वन का फॉर्मूला पुट कीजिए, जो आपने फाई वन निकाला होगा उसका एक्सप्रेशन पुट कीजिए, नॉट फाई, दिस इज साई, ओके। सिमिलरली साई टू स्टार, ये वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ये वाले साइन या कॉस फंक्शंस हैं, ये वाले अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इनको एप्रोप्रिएटली पुट कीजिए। लेकिन यहाँ पे वर्क जल्दीबाजी में ये मत करना, ये वाले एक्सपोनेंशियल्स इस समय रियल एक्सपोनेंशियल्स हैं, e टू द पावर कापा एक्स या e टू द पावर माइनस कापा एक्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन लेने से उनका साइन चेंज नहीं होगा। सो इन इंटीग्रल्स को प्रॉपर्ली इवेलुएट करके आप अगर कर सकते हैं, इन प्रिंसिपल ये इंटीग्रल्स भी ज़्यादा टफ नहीं है, एक्सपोनेंशियल के इंटीग्रल भी इतने टफ नहीं होते हैं, और ये तो अंदर वाले इंटीग्रल तो साइन कॉस के ही बनेंगे, और फिर ये अगेन ये तो इसी टाइप का होगा। तो इन प्रिंसिपल इन इंटीग्रल्स को किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना हो या कोई एक्सपेक्टेशन निकालनी हो, इन प्रिंसिपल की जा सकती है, बट द टास्क बिकम्स मच मोर इन्वॉल्व एज कम्पेयर टू द इनफाइनाइट वेल। इनफाइनाइट वेल में ये वाले कंट्रीब्यूशन जीरो हैं और एंड पॉइंट्स पे वेव फंक्शन जीरो हो जाता है, तो उसके कारण बहुत सिंप्लीफिकेशंस होते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादातर कैलकुलेशन उस केस में कराई थी। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई अ फ्यू बेसिक केसेज फॉर द फाइनाइट वेल एज वेल, ओके। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑफ द finite potential well in one dimension. Thanks everybody.